तो यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. So, CC is a system of assessment used in education to evaluate students throughout the learning process rather than relying only on a fixed examination. So, आपको imagine करना है, just imagine a teacher who judges a student only from one final exam. If the student is sick, लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी. जैसे आपको ऐसे इमेजिन करो कि एक टीचर जो है वो बच्चे को जज करता है सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल एग्जाम्स के बेसिस पर, जबकि वो ये ध्यान नहीं देता, हो सकता है कि जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन वो बच्चा बीमार हो सकता है उसके लिए वो एक बैड डे हो, या फिर वो बच्चा उस दिन नर्वस हो एग्ज़ाम्स को लेकर, है ना. सो डज दैट एग्ज़ाम शो द स्टूडेंट्स रियल एबिलिटी? क्या मतलब जो भी वो रिजल्ट रहेगा, जैसे मान लो आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं जितना बेस्ट दे सकती थी जो मुझे आता था, बट मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाई. सो क्या वो एग्ज़ाम जो है क्या वो मेरी रियल एबिलिटी दिखाएगा? सो इसका आंसर होगा नो, नॉट ऑलवेज. हमेशा जो है हम इन फाइनल एग्ज़ाम्स को लेकर और बच्चे को जो है बच्चे की इवेल्युएशन नहीं कर सकते. दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ CCE वॉज इंट्रोड्यूस. इसीलिए जो CCE का कंसेप्ट था वो आया. ओके, नाउ मीनिंग ऑफ CCE. सो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, है ना, दो तरीके के, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव. सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन. इसको हिंदी में सतत मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन. ओके, सो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट. कॉन्टिन्यूस मीन्स असेसमेंट इज डन रेगुलरली. कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, हमेशा, है ना. सो कॉन्टिन्यूस मीन्स असेसमेंट दैट टेक प्लेस थ्रू आउट द ईयर. पूरे एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है ऐसे असेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस. ठीक है, सपोज मान लो एग्जाम्पल के लिए कि राहुल नाम का एक लड़का है जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है. ठीक है, राहुल जो है वो एक बॉय है और वो किस क्लास में पढ़ता है, एग्जाम्पल के लिए मान लो 10th क्लास में पढ़ता है. So instead of checking his performance only in the final exam, the teacher evaluates him every month through the class test, through homework, project, quizzes और classroom participation. So मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, कि बजाय कि इसको सिर्फ इसके फाइनल नंबर के ऊपर देखा जाए, फाइनल जो टर्म होता है उसके बेसिस पे देखा जाए, टीचर जो है वो इसको कैसे इवेल्युएट करेगा, इसको इवेल्युएट करेगा क्लास टेस्ट के बेसिस पर, असाइनमेंट के बेसिस पर, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल वर्क, क्लासरूम में कैसा पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा, और बाकी की ऑब्जर्वेशन जो टीचर रहेंगी. इसके अलावा ओरल प्रेजेंटेशंस कैसी है और यूनिट टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस कैसा है. ठीक है, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज कि इन जून राहुल स्कोर्स 60%. ठीक है, मान लो जून में राहुल ने कितना स्कोर किया, 60%. जो भी उसके क्लास टेस्ट और ये सब हो उसके हिसाब से 60% उसने स्कोर किया. अगर हम अगस्त की बात करें, सो अगस्त में उसने मान लो स्कोर कर दिया 70%. यही अगर मैं मान लो अक्टूबर की बात करूं, सो मान लो उसने स्कोर कर दिया कितना, 80%. सो टीचर जो है वो क्लियरली राहुल की इम्प्रूवमेंट को देख सकती है, जो कि पहले 60 था, फिर 70 हुआ और फिर 80 हुआ, है ना. तो द टीचर कैन क्लियरली सी राहुल्स इम्प्रूवमेंट. दिस इज कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, है ना, क्यों लगातार आप उसको महीने के हिसाब से देखे जा रहे हो कि उसका परफॉर्मेंस क्लास में कैसा है, क्लास टेस्ट में नंबर कैसे आ रहे हैं, असाइनमेंट्स वो अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, ओरल आंसर्स कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लासरूम में उसका पार्टिसिपेशन कितना है, ऐसा. ठीक है, सो आप एक लाइन के लिए एक और एग्जाम्पल आप ऐसे देखो कि मान लो अ डॉक्टर चेक्स अ पेशेंट्स हेल्थ रेगुलरली. कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट की हेल्थ को रेगुलरली चेक करता है. क्या वो सिर्फ साल में एक बार चेक करते हैं? नहीं. सिमिलरली ऐसे टीचर जो है वो बच्चे की प्रोसेस को भी अगर रेगुलरली चेक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन. The purpose is to monitor students' progress continuously and provide timely feedback. तो इसका जो इम्पोर्टेंस, इसका जो पर्पस रहता है किसका, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन का, ये रहता है कि बच्चे की प्रोग्रेस को कॉन्टिन्यूसली देखा जाए और टाइमली उसको क्या दिया जाए, फीडबैक, ताकि वो अपने अंदर सुधार ला सके.
गॉट इट। अगला आता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज comprehensive evaluation. Comprehensive means evaluating all aspects of a student's development, not only academic performance. इसका मतलब है कि बच्चे को सिर्फ उसकी academic performance से उसकी subject wise उसको ना देखना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ आता है। मान लो दो स्टूडेंट है, ठीक है, और दोनों के जो है साइंस में कितने मार्क्स आए, 85 आए फॉर एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट ए जो है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट ए, और ये है स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो है ये गुड मार्क्स लेकर आया है, ठीक है, गुड मार्क्स लेकर आया है। स्टूडेंट बी जो है ये भी गुड मार्क्स लेकर आया है, ये भी गुड मार्क्स लेकर आया है, ओके। अच्छा, स्टूडेंट ए जो है मान लो वो अपने क्लासमेट्स की मदद करता है, ठीक है, हेल्प्स, ही हेल्प्स हिज क्लासमेट्स, ठीक है। और स्टूडेंट बी जो है वो, इसकी मैं एक लिख देती हूँ चलो हैबिट, कि वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट यानी एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेता, जैसे डांसिंग वांसिंग किसी भी, या पोइट्री किसी चीज़ में भी वो पार्टिसिपेट नहीं करता। नेवर पार्टिसिपेट्स इन एक्टिविटीज़। अब जो स्टूडेंट ए में अगर मैं लिख लूँ कि ये पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स में, ही पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स। इसके अलावा स्टूडेंट बी जो है इसका पुअर टीम वर्क है, ग्रुप के साथ काम नहीं कर पाता अच्छे से, तो टीम वर्क इसका अच्छा नहीं है, पुअर टीम वर्क। और इसके पास क्या है, ही शोज लीडरशिप क्वालिटीज, ही शोज लीडरशिप क्वालिटीज। अब आप मुझे बताओ, चलो मैं कुछ नहीं बोल रही, आप मुझे बताओ किसका परफॉर्मेंस बेटर है, ए का या बी का, आप बताओ। देखो इसके अंदर हमने देखा कि जो ए है ये नंबर भी अच्छे लेकर आया 85, ये भी 85 ही लेकर आया, नो डाउट। ये एकेडमिक हो गया, जो यहाँ पे इनका दिखा रखा है ये क्या हो गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, दोनों 85 लेकर आए हैं, नो डाउट। पर आप देखो तो यहाँ पर मार्क्स तो दोनों ही अच्छे लाए हैं, पर ये बच्चा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बच्चा कोऑपरेट नहीं कर पाता और लोगों के साथ, पुअर टीम वर्क है, हो सकता है ईगो इश्यूज हैं, कुछ भी हो, ठीक है। पर ये बच्चा क्लासमेट्स की हेल्प करता है, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता है, ज़रूरत पड़ती है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी दिखाता है। तो आप मुझे बताओ कि कौन बेटर, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। सो याद रखो, सीसी इवेल्युएट्स बोथ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। सीसीई में दोनों चीज़ें आती हैं। सीसीई में पहला आता है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, और जो दूसरा आता है वो आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये दोनों चीज़ों को इवेल्युएट करता है, समझ आया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने नंबर से जज किया। देखो नंबर से तो ये भी बढ़िया ये भी बढ़िया है, पर ये बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, नहीं कोऑपरेट कर पा रहा है, या इम्प्रूव नहीं करना चाह रहा है। बट ये जो है इसमें बाकी की क्वालिटीज़ भी देखी जा सकती है ना, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका पार्टिसिपेशन कैसा है। सो सीसी जो है वो सिर्फ अकेडमिक परफॉर्मेंस को नहीं देखता है, पर्सनैलिटी को भी देखता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझो कि एक जो पेड़ है, ट्री, वो सिर्फ अपनी हाइट से नहीं जाना जाता, कि जो पेड़ ऊंचा हो वो, मतलब जो ऊंचा हो पेड़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही बढ़िया पेड़ हो। मान लो ऊंचा पेड़ ही है पर उसके फ्रूट्स अच्छे नहीं है, वो छाया अच्छी नहीं दे पा रहा है, मजबूत नहीं है, तो क्या वो अच्छा पेड़ है, नहीं। तो सिर्फ आपको इससे नहीं देखना कि किसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को आप जज करो और बच्चे को ही जज कर दो उसके बेसिस पे, नहीं। बाकी बच्चे के काम कैसे हैं, उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसे हैं, वो लोगों से डील कैसे करता है, बात कैसे करता है, कैसे चीज़ों को मैनेज करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों से जो है हमें देखना पड़ता है। तो सीसी ही इसीलिए रोल में आता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको आगे देखते हैं।
सो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स सारे एस्पेक्ट को देखना, बच्चे की डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट को कवर करना, ना कि सिर्फ अकेडमिक परफॉर्मेंस को। तो इसमें अंदर क्या क्या आता है, इसमें आता है, इसमें आता है इट कवर्स कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैसी है बच्चे की। अफेक्टिव डोमेन, यानी कि उसका एटीट्यूड, वैल्यूज़ और इंटरेस्ट कैसा है। साइकोमोटर डोमेन, यानी कि स्किल्स और प्रैक्टिकल एबिलिटीज उसके अंदर कैसी हैं। दस सीसी फोकस ऑन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, ना कि सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो तीन डोमेन को ये देखता है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव आपको बताया था ब्रेन से रिलेटेड है ना, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, नॉलेज कैसी है ना। दूसरा अफेक्टिव, यानी उसका एटीट्यूड कैसा है चीज़ों को लेने का, वैल्यूज़ कैसी हैं, इंटरेस्ट कैसा है उसका, किन चीज़ों में है। और इसके अलावा साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे के पास कौन कौन सी एबिलिटीज़ है, प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ है, क्या क्या वो कर सकता है। इसके अलावा कौन कौन सी उसके पास स्किल्स हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई, अगर हम इसको देखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई को, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्यों है भाई। सबसे पहले तो ये एग्जामिनेशन स्ट्रेस को कम करता है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लर्निंग को बढ़ाता है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज एट एट एन अर्ली स्टेज, कि अगर किसी को सीखने में कोई दिक्कत हो रही है तो सीसीई पैटर्न को फॉलो करके, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को फॉलो करके हम जो है टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक दे सकते हैं, रेगुलर फीडबैक बच्चे को दे सकते हैं और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके साथ साथ में उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी प्रॉपर डेवलपमेंट को देखा जाता है, ना कि सिर्फ अकेडमिक परफॉर्मेंस को देखा जाता है। टू एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, अगर हम उनका कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे तो बच्चे को टाइमली फीडबैक मिलेगा, जिससे वो टाइमली इम्प्रूव करेगा अपने अंदर और अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाएगा। टू मेक इवैल्यूएशन चाइल्ड सेंटर्ड एंड लर्नर फ्रेंडली, ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो ये एक ऐसा असेसमेंट है जो कि रेगुलर है और सिस्टमेटिक है। ठीक है, ये एक ऐसा असेसमेंट है जो कि कैसा है, रेगुलर एंड सिस्टमेटिक है, दोनों चीज़ों को कवर करता है। ठीक है, यानी कि अगर इनके एरियाज देखे जाएं तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एरियाज का मतलब क्या होता है। 2 सेकेंड दे रही हूँ, आप सोच लो। हम्म, क्योंकि आगे हम इसको लेने भी वाले हैं, आप देख ही रहे होगे यहाँ पे स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज। ओके, तो स्कोलेस्टिक एरियाज जो होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रिलेटेड होते हैं, अब तक आपने सोच लिया होगा, बता देना मुझे। स्कोलेस्टिक की अगर मैं हम बात करें यहाँ पे, तो स्कोलेस्टिक जो होता है इसमें आप ऐसा समझो, इट इज़ रिलेटेड टू स्कूल, ये स्कूल से रिलेटेड होता है, या फिर आप बोल सकते हो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड होता है। इसके साथ साथ आप बोल सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड होता है, यानी स्टडी से रिलेटेड होता है, या फिर आप बोल सकते हो अकेडमिक, क्योंकि देखो स्को आ रहा है ना इसके अंदर, स्कोलेस्टिक। हालांकि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है स्कोलेस्टिक नहीं है, स्कोलेस्टिक है, स्कोलेस्टिक। तो स्क से स्कूल याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अकेडमिक, अकेडमिक लर्निंग आ जाती है। ठीक है, अगर सिंपल बोलें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, एनीथिंग जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, या फिर मार्क्स से रिलेटेड हो, या फिर क्लासरूम की लर्निंग से रिलेटेड हो, क्लासरूम लर्निंग से रिलेटेड हो, सो उनको हम बोलते हैं स्कॉलेस्टिक। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स जो है वो एक स्कॉलेस्टिक सब्जेक्ट है, यानी वो स्कूल से रिलेटेड है। साइंस टेस्ट स्कोर्स आर पार्ट ऑफ स्कॉलेस्टिक असेसमेंट। अब साइंस जो है वो आपके स्पोर्ट्स में की असेसमेंट तो है नहीं, तो किससे रिलेटेड है, स्कूल से, तो उसको बोलेंगे स्कॉलेस्टिक। ठीक है, अब बताओ को स्कॉलेस्टिक क्या होता है, को स्कॉलेस्टिक क्या होता है, इस पे ये भी बताओ आप मुझे। सोच लिया होगा ना, इसको रिमूव कर देती हूँ फिर बताती हूँ।
अब हम बात करते हैं को स्कॉलस्टिक। स्कॉलस्टिक हो गया स्कूल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड। को स्कॉलस्टिक में जैसे आप ऐसे बोलते हो को करिकुलर एक्टिविटीज है ना, तो ऐसे याद रखना, को से को करिकुलर ऐसे करके याद रख लेना। को स्कॉलस्टिक ऐसी एक्टिविटीज या फिर क्वालिटीज को कहा जाता है जो कि सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्टडीज, या ऐसे लिख दूं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्टडीज, यानी कि सब्जेक्ट्स के अलावा जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट कराएगा, सब्जेक्ट्स के अलावा जो बच्चों का विकास कराए, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं को स्कॉलस्टिक। ठीक है, मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या है कि अगर स्कॉलस्टिक जो है वो मार्क्स, सब्जेक्ट और एग्जाम से रिलेटेड है, सो जो को स्कॉलस्टिक है ये बच्चे की क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, उसकी क्रिएटिविटी पर काम करेगा, क्योंकि यही चीज़ें आगे सपोर्ट करेंगी, उसके बिहेवियर से रिलेटेड है। बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसकी स्किल से रिलेटेड है, कौन कौन सी स्किल्स हैं बच्चे के पास और कौन कौन सी उसको अगर वो मेहनत करे तो और इम्प्रूव हो सकती है, उन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के ऊपर, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट और बच्चे की वैल्यूज़, ठीक है, कैसी मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कैसे बात करने का तरीका है, और ये सब कुछ जो है इसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर एरिया कवर की बात करें कि इसमें क्या क्या आता है, को स्कॉलस्टिक में आपका सब कुछ आ जाएगा, स्पोर्ट्स, गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसिप्लिन, टीम वर्क, मॉरल वैल्यूज़ या फिर सोशल सर्विस एक्टिविटीज़, कि बच्चा कैसे जो है वो लोगों की मदद करता है। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो इसमें सीसी में दोनों चीज़ें कवर होती हैं, दोनों, यानी कि स्कॉलस्टिक एरियाज एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज। इसको जो है अलग अलग इवेल्यू यूजेस वेरियस इवेल्यूशन, इसके अंदर बच्चे को मार्क करने के लिए अलग अलग तरीके की इवेल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं, जो बच्चे को सिर्फ एकेडमिक नंबर्स पे नहीं टच करती है, उसके अलावा भी बच्चे का कैसा बिहेवियर है, बच्चा कैसे बात करता है, बच्चे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, या वो आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा, ये सब कुछ इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। इट फोकसेस ऑन लर्निंग इम्प्रूवमेंट, ये बच्चे को सीखने में उसका इम्प्रूवमेंट कराने में मदद करता है क्योंकि रेगुलर फीडबैक देता है। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका नेचर कैसा होता है सीसी का, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक का मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी दिक्कत को पहचानता है ना। जैसे मान लो मैंने कोई टेस्ट लिया और बच्चे के मान लो कि 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, और मैंने देखा कि बच्चे ने जो गलती करी है वो एक टॉपिक में करी है, फ्रैक्शन वाला पार्ट उसे क्लियर नहीं है, उसने कोशिश करी बट उससे क्योंकि उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले क्या वो कर पाएगा अच्छे से, नहीं। ठीक है, तो सेम ऐसे जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है ना, ऐसे ही जो टीचर है वो सीसीई पैटर्न में क्या पता लगाता है, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, इसका पता लगाता है कि बच्चे का वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, सो समस्या बच्चों की मेहनत में नहीं है, बल्कि उन्हें फ्रैक्शन का कंसेप्ट ठीक से समझ नहीं आया, ये है। सो ये जो समस्या की पहचान करना है, ये कैसा इवेल्युएशन है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। कैसा इवेल्युएशन है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। समझ आया। सो ऐसी रिमीडियल, रिमीडियल का मतलब क्या होता है, उपचारात्मक, यानी कि उपचार करना। अब आपने दिक्कत तो पता लगा दी, जैसे जब आपको डॉक्टर को दिक्कत पता लगती है तो डॉक्टर आपको क्या देता है, दवाइयाँ देता है ठीक होने के लिए, रेमेडीज बताएगा ना। इसी रेमीडियल, रेमीडियल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो अब आपने समस्या जो पहचानी है उसको दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो आप क्या क्या उपाय लगा सकते हो। तो हो सकता है आप बच्चे को क्या प्रोवाइड करा दो, हो सकता है बच्चे को आप एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा दो, हो सकता है आप उन्हें न्यू एग्जाम्पल्स दे के समझा दो, न्यू एग्जाम्पल से भी वो चीज़ों को समझेंगे। हो सकता है कि वर्कशीट प्रोवाइड कराने पर जब वो उसी टॉपिक को बार बार करें तो उनके टॉपिक क्लियर हो जाए। इसके अलावा एक्टिविटीज़ आप कोई करा दो जिससे बच्चा प्रैक्टिकली उस चीज़ को, उस टॉपिक को समझ पाए थ्रू मॉडल्स और जैसे भी आपको लगता है। सो कुछ दिनों बाद बच्चे जो है वो फ्रैक्शंस अच्छे से समझ जाएंगे। सो ये हो गई आपकी रेमेडियल।
तो नेचर में कैसा होता है सीसी, क्योंकि लगातार दिक्कत को पहचान रहा है तो डायग्नोस्टिक है। पहचानने के बाद ये नहीं कि छोड़ दिया, नहीं, उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, उसका उपचार किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेमेडियल। इसके अलावा इट एनकरेजेस सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। अब ये क्या होता है? सो सेल्फ असेसमेंट मतलब होता है स्व मूल्यांकन। जब जो बच्चा है स्वयं अपनी सीखने की प्रक्रिया और जो ऐसा भी उसकी परफॉर्मेंस है, जब वो उसको खुद ही इवेल्युएट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ असेसमेंट, जब वो खुद से कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आपने निबंध लिखवाया, ठीक है, किसी बच्चे से निबंध लिखवाया, तो निबंध लिखने के बाद टीचर जो है वो एक चेकलिस्ट देगा कि क्या मैंने सही ग्रामर यूज़ किया कि नहीं, क्या मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा था या नहीं, क्या मैंने रिजल्ट लिखा है या अच्छा या नहीं लिखा है। तो विद्यार्थी जो है, जो यानी जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो खुद से जांच करेगा। इसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। जैसे कि मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल, अगर मैं सेल्फ असेसमेंट की यहाँ पे बात करूँ, तो जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो अपने एग्जामिनेशन सेंटर से, तो आप आंसर की देखते हो कि नहीं देखते हो? आपको एक आउटलाइन मिल गया कि हाँ, 1 का आंसर ये था, 2 का आंसर ये था, तो आप घर आके उसको चेक करते हो, खुद से असेस करते हो। ऐसे तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है। पीयर असेसमेंट यानी इसमें सहपाठी मूल्यांकन, यानी कि इसमें आपके जो दूसरे बच्चे हैं, आप उनसे आके पूछते हो ना, अरे यार तेरा क्या था, ऐसे ऐसे करके। जैसे मान लो कि क्लास में सभी जितने भी छात्र हैं, सबसे पोस्टर बनवाया गया। ठीक है, तो राहुल का पोस्टर प्रिया ने देखा, प्रिया का पोस्टर राहुल ने देखा, और एक दूसरे को फीडबैक दिया, यार तू ऐसा कर सकती थी, नहीं यार तो अगर ऐसा ऐसा करता ना तो फिर ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। सो वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं कि मतलब जैसे मान लो तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन टाइटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। सो ये क्या है, ये पीयर असेसमेंट है। जैसे क्रिकेट में एक खिलाड़ी जो है वो दूसरे की परफॉर्मेंस को सुझाव देते हैं, उन्होंने ऐसा खेला, उनको ऐसा करना चाहिए था। अभी भी आप आईपीएल चल रहा है, अभी आप देख ही रहे हो ना, तो उसमें आप देखते हो कैसे कमेंट्री हो रही होती है, उसको ऐसा करना चाहिए। तो ग्रुप में डीलिंग चल रही है, एक जो है वो दूसरे को चीज़ें बता रहा है। ऐसे ही क्लास में भी होता है, बच्चे आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को गलतियां बताते हैं, फीडबैक देते हैं, शेयर करते हैं। सो इसको हम कहते हैं क्या, पीयर असेसमेंट। ओके। अब आते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि इसके अंदर यूज़ करी जाती है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको इसके एक सेकेंड इसको क्लियर करें। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या है, बहुत तरीके के इवेल्युएशन टेक्निक्स हैं, तो उन्हीं को अब हम देखेंगे यहाँ पे कि टूल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या है। सो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन सीसीई। सबसे पहले हम आते हैं इवेल्युएशन टूल पर। इवेल्युएशन टूल कौन कौन से हैं? इवेल्युएशन टूल यहाँ पे आप ले सकते हो रिटन टेस्ट, उससे बच्चे का पता लगा सकते हो, आप गलतियाँ बता सकते हो, उससे फीडबैक दे सकते हो, और इम्प्रूवमेंट सब में यही कॉमन रहेगा। ठीक है। ओरल टेस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, ओरल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, असाइनमेंट्स आप दे सकते हो, प्रोजेक्ट हो गया, क्विजेज हो गए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए, या फिर पोर्टफोलियो भी। तो ये है इवेल्युएशन टूल्स। टेक्निक्स क्या होंगी, बच्चे को ऑब्जर्व करना, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराना, चेकलिस्ट या फिर रेटिंग स्किल्स, बच्चे को रेट करना। ठीक है, और यहाँ पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये भी इसका एक आप बोल सकते हो कि इवेल्युएशन टेक्निक हो सकता है। ओके, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा पहले, और अगर नहीं सुना है तो फिर मैं इसको ही बता देती हूँ। सो आपको ऐसा याद रखना है कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं, ये एक जो बच्चा है, एक जो स्टूडेंट्स है, उसका बिहेवियर, ठीक है, और उसका वर्क कैसे काम करता है, या फिर मान लो ऐसे समझ सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई, ठीक है, कि एक ब्रीफ फैक्चुअल रिटन नोट जो कि टीचर उसके बारे में बनाता है, कि कोई सिग्निफिकेंट इंसिडेंट के ऊपर हो सकता है, बच्चे की बिहेवियर, उसका अचीवमेंट, ठीक है, इन सब के ऊपर हो सकता है। सिंपली अगर बोलें तो ये एक शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर कोई एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है या बिहेवियर है जो कि ऑब्जर्व किया गया है, बच्चे का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने कोई ग्रुप एक्टिविटी कराई, कोई ग्रुप एक्टिविटी हुई, ठीक है, और लाइक ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप एक्टिविटी राहुल noticed that one of his classmate was struggling to complete the task। राहुल ने नोटिस किया कि उसका जो कोई एक क्लासमेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है किसी एक काम को करने के लिए। देन ही वॉलेंटरी हेल्प द
पर्टिकुलर दैट स्टूडेंट, उसने खुद से जाकर उस बच्चे की मदद करी और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी कोऑपरेट किया कि हाँ काम को ऐसे किया जा सकता है। सो मैंने क्या किया, इसका एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाया। अब उसके अंदर मैं क्या लिखूंगी कि स्टूडेंट जो था वो कौन था, राहुल। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, स्टूडेंट क्या था, राहुल। डेट क्या थी, मैंने आज की लिख दी, मान लो 31 मई 2026। यहाँ लिखूंगी मैं उसकी ऑब्जर्वेशन, इसकी टेक्निक है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मैं लिख दूंगी, राहुल हेल्प्ड अ क्लासमेट ड्यूरिंग अ ग्रुप एक्टिविटी एंड एनकरेज अदर टीममेट्स और टीम मेंबर्स लाइक अमंग द ग्रुप। ठीक है, सो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे इन्फेरेंस। अब इन्फेरेंस में क्या लिखूंगी, डेमोन्स्ट्रेट्स लीडरशिप, कॉपरेशन एंड एम्पथी। जो भी उसके लिए एडजेक्टिव्स होंगे, वो जो भी उसने अच्छा काम किया उसको लेकर जो भी रहेगा उसको मैं लिख दूंगी इन्फेरेंस में। इससे हम क्या पता करते हैं, इससे हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम देख सकते हैं। इससे बच्चे को गाइडेंस और सपोर्ट देना जो है टीचर के लिए आसान हो जाता है। ओके, सो ये था एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। और ये किसका पार्ट आएगा, ये सीसीई की टेक्निक्स का पार्ट आएगा। ओके, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आप याद रखना प्लीज नाम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ सीसीई। सो अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ सीसीई एंड लिमिटेशंस ऑफ सीसीई, सो इसमें हम बोल सकते हैं कि एडवांटेजेस में कि ये बच्चे का, अभी हमने देखा भी था आगे, कि फियर ऑफ एग्जामिनेशन को कम करता है, रेगुलर स्टडी हैबिट्स को प्रमोट करता है, बच्चे की लर्निंग आउटकम्स को सुधारता है और मदद करता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगाने में। इसके अलावा बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को एनकरेज करता है और कंटिन्यूस फीडबैक की वजह से बच्चे के अंदर सुधार भी मिलता है। लिमिटेशंस की बात करें तो टीचर के लिए बहुत टाइम कंज्यूम है, क्योंकि एक क्लास में 40 बच्चे हैं। अब 40 का अगर आप देखोगे ऐसे सीजी, तो फिर टीचर के लिए बहुत टाइम जाता है। इसमें जो है प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि कैसे जो है एनालाइज करें चीज़ों को, ऑब्जर्व करें, कैसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, ये भी कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। लार्ज क्लास साइज में जो है हम इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें तो इतना अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। इम्पॉर्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो फॉर अ टीचर सीसी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हेल्प करता है एक एक लर्नर को इंडिविजुअली समझने में, हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने में, साथ में जो प्रोग्रेस है उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करने में कि सुधार हो रहा है या फिर बस ऐसे ही टाइम पास होता जा रहा है। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन में भी सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग को। ये नहीं कि टीचर का जो मन था उसको करा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे के अंदर कोई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर इसका फुल फोकस होता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जो सभी के लिए हो। ठीक है, कि मतलब जिसमें कोई छूटे ना, ऐसा। यहाँ पे एक एग्जामिनेशन रेडी आंसर है जिसको आप लिख सकते हो। हालांकि आपको पता है कि ये 4 नंबर में आएगा अगर सीसी आ जाता है, और अगर इसके साथ कोई अगला क्वेश्चन आ गया तो 16 का भी बन सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, PYQs में भी देखा गया है। सो आप इसको प्लीज़ पढ़ लेना और प्रिपेयर कर लेना। साथ साथ आप वीडियो के साथ साथ ही आप देख सकते हो नोट्स वगैरह को भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और अगर आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू तो लिखा नहीं मैंने, थैंक यू लिखना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और जो इससे पहले की भी 3 वीडियोज़ हैं आप उन्हें भी देख लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।